नमस्कार, मैं हूं नितेश कुमार भड़ाना और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय रसोई फैमिली रेस्टोरेंट। अजमेर में कांग्रेसियों ने मनाई किसान नेता राजेश पायलट की जयंती, तो पुष्कर में किसान रैली को लेकर हुई बैठक। गनेड़ा में हुआ जिला प्रमुख का भव्य स्वागत, ढोल नगाड़ों के साथ कार्यकर्ताओं का हुजूम। उप महापौर नीरज जैन ने दिए सवालों के जवाब, तो लाइव के माध्यम से स्वामी न्यूज ने बताया विकास कार्यों की धीमी गति से परेशान होती जनता। राशन डीलरों का जिला कलेक्ट्रेट पर सांकेतिक धरना, तो अध्यापक अभ्यर्थियों का आरपीएससी के सामने प्रदर्शन। स्मार्ट सिटी स्मार्ट प्रोजेक्ट का जायजा लिया जिला कलेक्टर ने, तो वहीं कचरे में मिले दस्तावेज। अब समाचार विस्तार से। पूर्व गृह राज्य मंत्री और किसान नेता स्वर्गीय राजेश पायलट की जयंती अजमेर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा मनाई गई। इस अवसर पर सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राजेश पायलट के दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कांग्रेस शहर अध्यक्ष विजय जैन ने बताया कि केसरगंज स्थित कार्यालय में सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व गृह मंत्री किसान नेता राजेश पायलट जी की जयंती मनाई गई। उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया, साथ ही उनके द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख किया गया। सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय राजेश पायलट के दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। स्वर्गीय राजेश पायलट जी जो किसान नेता के रूप में कांग्रेस के दिग्गज नेता और देश ही नहीं अपितु पूरे विश्व के अंदर उन्होंने अपनी ख्याति प्राप्त की। स्वर्गीय राजेश पायलट जी की जन्म जयंती पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उनको शत नमन शत वंदन। आज यहाँ उनको पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनको याद किया गया और उनके बताए हुए मार्ग और जिस तरह उन्होंने देश के अंदर चाहे आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, चाहे हमारे देश के अंदर समय समय पर जिस तरह आज हम देख रहे हैं कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ, सड़कों का 4 लाइन, मेगा हाईवे, 6 लाइन, इन सबों में अगर देन है तो राजेश पायलट जी की है। वही राजेश पायलट जी जब सड़क परिवहन मंत्री थे उस वक्त इस चीज़ को वो लेके आए और राजीव जी के समय में उन्होंने हमारे देश में इस कार्य को प्रारंभ किया। जो आज हम नेशनल हाईवे पे जो जिस तरह हम देख रहे हैं कि 6 लाइन और 4 लाइन और जहाँ बड़े बड़े मेगा हाईवे तैयार हुए हैं और गाँवों को जो हमारे सड़क योजनाओं से जोड़ा है, ये सब अगर सोच थी तो हमारे स्वर्गीय राजेश पायलट साहब की थी। इसके अलावा उन्होंने देश में किसी भी स्थिति में, चाहे चंद्रा स्वामी जी का मैटर था तो भी उन्होंने देश की सुरक्षा और कानून को सर्वोपरि मानते हुए उन्होंने उनके रिलेशन चाहे उस वक्त प्रधानमंत्री जी से थे चंद्रा स्वामी जी के, तो भी उनके खिलाफ कार्रवाई की। तो उनके अंदर अपने कार्य के प्रति निष्ठा, उनकी जो है कार्य की प्रणाली और उनके सोच जो वास्तव में बहुत अच्छी थी। चाहे आज हम आईटी सेल के अंदर देखें तो उन्होंने जब जो है दूरसंचार विभाग का उनके पास मंत्रालय रहा तो उस वक्त उन्होंने जिस तरह आईटी सेल को मजबूत किया, आज हम घर घर में मोबाइल और घर घर में फ़ोन देख रहे हैं, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं राजेश पायलट जी का बहुत बड़ा योगदान है। और सबसे बड़ी चीज़, वो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो किसान नेता के रूप में जो है उन्होंने अपनी ख्याति प्राप्त की हमारे देश में, और किसान के रूप में उन्होंने जो है हर गांव का व्यक्ति, हर किसान व्यक्ति अपना नेता राजेश पायलट जी को मानता था। राजेश पायलट जी को मैं शत नमन शत वंदन करता हूं और उनके बताए हुए मार्ग पर हम सदैव चलें। और उन्होंने जिस तरह
कांग्रेस को मजबूत किया, कांग्रेस के लिए और अपने हक के लिए हमेशा जो है उन्होंने लड़ाई लड़ी, उसको भी हम सदाकत उनकी जो है उसको भी हम सलाम करते हैं कि उन्होंने हमेशा कांग्रेस के लिए एक मजबूती का कार्य किया है और संगठन को मजबूत बनाया। आगामी 13 फरवरी को अजमेर के निकट रूपनगढ़ में कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी किसानों के समर्थन में एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं और इस रैली को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। पुष्कर में भी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की एक बैठक पीसीसी उपाध्यक्ष नसीम अख्तर इंसाफ के नेतृत्व में आयोजित की गई। नसीम अख्तर इंसाफ ने सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि अधिक से अधिक लोग इस रैली में भाग लें और ताकि जिससे किसानों का जो विरोध है वो केंद्र सरकार तक पहुंच सके और केंद्र सरकार जल्द से जल्द इन कृषि कानून है इनको वापस ले। पुष्कर से दिलीप नागरा के साथ सीताराम पारासर, स्वामी न्यूज। रूपनगढ़ में 13 तारीख को एक विशाल किसान रैली होने जा रही है जिसमें कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी शिरकत करेंगे। इस बाबत पुष्कर ब्लॉक कांग्रेस की एक बैठक को आहूत किया गया जिसमें राजस्थान कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष नसीम अख्तर इंसाफ ने बैठक को संबोधित करते हुए बताया कि केंद्र की मोदी सरकार किसान हितों के मामले में पूर्णतः विफल हो चुकी है। पिछले 77 दिन से किसान राष्ट्रीय राजधानी में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हीं किसानों के समर्थन में इस रैली का आयोजन किया जा रहा है जिसमें बड़ी संख्या में ट्रैक्टरों के माध्यम से किसान रैली में पहुंचेंगे। केंद्र की मोदी जी की सरकार किसानों के खिलाफ कृषि के 3 काले कानून लेकर आई। उस काले कानून का विरोध इतने दिन से किसान कर रहे हैं। दिल्ली की सड़कों पर बैठे हैं, बॉर्डर पर बैठा है किसान हमारा अन्नदाता। जब अन्नदाता सुखी नहीं रह सकता तो देश कैसे खुशहाल रह सकता है। उन कृषि के काले कानूनों के विरोध में कांग्रेस राजस्थान में रैली करने जा रही। हमारे राहुल गांधी जी आ रहे हैं राजस्थान 2 दिवसीय दौरे पर। पहले दिन 12 तारीख को हनुमानगढ़ और गंगानगर में 2 रैलियाँ रखी गई, पीलीबंगा और पदमपुर में, और उसके बाद 13 तारीख को एयरपोर्ट पर पधारेंगे। उसके बाद सुरसरा लोक देवता तेजा जी के दर्शन करेंगे। उसके बाद रूपनगढ़ में ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया जा रहा है। रूपनगढ़ पुष्कर विधानसभा क्षेत्र का बड़ा कस्बा है, उपखंड कार्यालय भी है, ब्लॉक कार्यालय भी है, तो वहाँ रूपनगढ़ पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के रूपनगढ़ में ट्रैक्टर रैली का आयोजन रखा गया है। 1000 ट्रैक्टरों की हम व्यवस्था करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ पहुँचाएंगे ताकि इस रैली को हम सफल बना सके। इस बाबत आज पुष्कर में मीटिंग रखी गई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम वहाँ लेकर जाएं और उस रैली को ट्रैक्टर रैली को हम सफल बनाएं। क्या कारण लगता है मैम, एक लंबा समय बीत गया, किसान और सरकार के बीच में गतिरोध खत्म नहीं हो रहा? किसान हमारा अन्नदाता है। अब जब अन्नदाता खुश नहीं है, अन्नदाता को आपके काले कानून चाहिए ही नहीं। उन्होंने तो मांगा नहीं था कृषि के लिए कानून लेकर आओ, कभी मांगा नहीं था। पहले भी इन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल लाकर किसानों पर थोप दिया। पूरे देश में आंदोलन हुआ। हमारे राहुल गांधी जी ने उस भूमि अधिग्रहण बिल का विरोध किया और पूरे देश में आंदोलन हुआ, तब इन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल को वापस लेना पड़ा। अब जो कृषि के काले कानून लेकर आए, इससे किसान हमारा और गरीब हो जाए और इनके पूंजीपति उद्योगपति दोस्त अंबानी और अडानी जैसे लोग और अमीर होते जाएं और हमारा किसान और गरीब होते जाए। ये पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कृषि के काले कानून लेकर आए। आप जाइए, उधर किसान वर्ग हर चौराहे पर धरने पर बैठा है। हनुमानगढ़, गंगानगर, वहाँ रैली हमारी रखी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ तो इन पूंजीपतियों ने ज़मीनें खरीदना चालू कर दिए, गोदाम बनाना चालू कर दिए, तो ये उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए तो किया जा रहा है। कृषि के काले कानूनों फायदे तो है ही नहीं, नुकसान ही नुकसान है किसानों को ये काले कानूनों का। तो इसी वजह से तो कांग्रेस पहले दिन से किसानों के साथ खड़ी है और हमेशा से किसान हित की बात करती रही है कांग्रेस। 36 वर्ग और 36 कौम का हमारा किसान आंदोलनरत है, तो ऐसे कानून का क्या फ़ायदा। मेरी तो केंद्र की सरकार से, इस तानाशाही सरकार से मांग है कि कृषि के काले कानूनों को वापस ले और किसानों को राहत प्रदान करें। 13 तारीख को जो बड़ी रैली हो रही है, इस संबंध में पुष्कर ब्लॉक की क्या तैयारियां रहेंगी? पुष्कर ब्लॉक की तैयारी रहेगी। हमारे सब जगह हम साधन लगाएंगे ताकि बसों के माध्यम से वहाँ पहुँचे। ट्रैक्टरों का भी 1000 ट्रैक्टर हम वहाँ ले जाएंगे, तो सभी गाँवों में जहाँ जहाँ ट्रैक्टरों की व्यवस्था, वहाँ ट्रैक्टरों को भी हम लेकर जाएंगे। व्यवस्था पूरी है, हमारी तैयारी पूरी है कि उस झांसी स्टेडियम को हम भरेंगे और
कितनी संख्या में? 10,000 तो ट्रैक्टर है और पब्लिक जितनी चाहे जितनी हम उस स्टेडियम को भरेंगे ताकि उस सफल आयोजन हो सके, क्योंकि राहुल गांधी जी किसानों के समर्थन में यहाँ आ रहे और पूरे प्रदेश के नेता भी यहाँ पधारेंगे। तो हमारा प्रयास रहेगा कि बहुत बढ़िया मीटिंग का आयोजन, महासभा का आयोजन करें, ट्रैक्टर रैली का आयोजन रूपनगढ़ में रखा गया। तो किसान जब ट्रैक्टर रैली करता है ना, तो हम तो ट्रैक्टर रैली का आयोजन कर रहे हैं, हम तो किसानों के समर्थन में कर रहे हैं। तो मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता वहाँ पहुँचेगा, किसान वर्ग वहाँ पहुँचेगा और ये उस आयोजन को किसानों के समर्थन में हम सफल बनाने का। राहुल गांधी जी आ रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता, हमारे नेता हैं राहुल गांधी जी, वो हमेशा किसानों की हित की बात करते हैं। तो ये किसानों के हितों की रक्षा के लिए राहुल गांधी जी जब रैलियों का आयोजन प्रदेश की कांग्रेस की सरकार और प्रदेश का कांग्रेस के संगठन हमारे गोविंद सिंह डोटासरा जी कर रहे हैं, तो हमारा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहां तक पहुंचाकर इस रैली को सफल बनाएं, इस ट्रैक्टर रैली को हम सफल बनाएं। अजमेर की नवनिर्वाचित जिला प्रमुख सुशील कुमार पलाड़ा और समाज सेवी गौर सिंह पलाड़ा का आज पुष्कर के निकट गनाड़ा गांव में ग्रामीणों ने सरपंच के नेतृत्व में जोरदार स्वागत किया और लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं सुनाई। वहीं जिला प्रमुख ने सभी लोगों से वायदा किया कि गांव का विकास ही उनकी सबसे बड़ी सर्वांगीण प्राथमिकता है और वो गाँव के विकास में कोई कमी नहीं आने देगी और जो भी गाँव ग्रामीणों की समस्या होगी उसे जल्द से जल्द समाधान करने का पूरा प्रयास करेगी। पुष्कर से दिलीप नागर के साथ सीताराम पाराशर स्वामी का किसानगढ़ का दौरा था और बीच में गन्नेड़ा के ग्रामवासियों ने जो स्वागत किया उसके लिए मैं गन्नेड़ा ग्रामवासियों का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इन लोगों की जो एडी की जो समस्या है, यहाँ के जो लोगों ने, जनता ने जो अपनी समस्या उठाई है एडी की, वास्तव में इनकी बहुत बड़ी पीड़ा है ये, क्योंकि वहाँ एडी है अजमेर के अंदर, डेवलपमेंट अजमेर में, ये गाँव के पुराने जब से ये दुनिया बसी है उस समय से ये गाँव बसे हुए हैं। अब इनमें जब एडीए की जो समस्या आती है, यहाँ पे कई जो डेवलपमेंट की समस्याएं आती है, पंचायत के विकास नहीं हो पाते हैं, उसकी अनुमति लेनी पड़ती है, तो इससे इनकी बहुत बड़ी समस्या है। इसको लेकर के इन्होंने ज्ञापन दिया है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए लिखेंगे कि आप इनकी जो जनता की समस्या है वो समाधान करें। मैं यही स्वामी न्यूज के स्टूडियो में उप महापौर नीरज जैन ने शिरकत की। उनसे स्वामी ग्रुप के सीएमडी कमल प्रकाश कृष्णानी ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, नगर निगम सफाई, आने वाले 50 सालों की योजनाएं, शहर में आवारा पशुओं का जमावड़ा संबंधित सवाल पूछे, जिनके उन्होंने बड़े ही सरल और सीधे जवाब दिए। आपको भी दिखाते हैं इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां। तो दूसरा ऐसा ही साफ शहर, सुंदर शहर हमारे राजस्थान में डूंगरपुर है। अब जाइए, स्वच्छता सर्वेक्षण में नगर पालिकाओं में बहुत ऊंचे स्थान पे हुआ है और बिल्कुल हमारी तरह ही वहाँ आना सागर की तरह वहाँ पे भी ये झील है शहर के मध्य में, और उस झील के आसपास ऐसा शाम को वातावरण रहता है जैसे कोई टूरिस्ट प्लेस पे आ गए। सफाई हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, वाटर ट्रीटमेंट हो, सारे काम उस डूंगरपुर नगर पालिका में होते हैं। तो हमको दूर जाने की जरूरत नहीं, हम डूंगरपुर जाएंगे तो हमको ध्यान में आ जाएगा, इंदौर जाएंगे तो ध्यान में आएगा। वहां का नागरिक सड़क पे कचरा नहीं डालता है। तो ये इस प्रकार का अगर सोच केवल बात अधिकार की बात करेंगे, कर्तव्य की बात करेंगे, तो हमारे यहाँ संविधान में सिर्फ अधिकार नहीं, मौलिक अधिकार नहीं दिए, तो हमारे कर्तव्य भी उसमें शामिल है। अगर हम उसकी ओर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से अजमेर को हम स्मार्ट बना पाएंगे, मोदी जी के स्मार्ट सिटी के सपने को पूरा कर पाएंगे और अजमेर भी किसी डूंगरपुर से या किसी गैंगटॉक से या किसी बेंगलुरु से या इंदौर से कमतर नहीं रहेगा। सब जगह की अपनी समस्याएं हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, ये है, वो है, चट्टानी एरिया है, रॉकी है, सब कुछ है। ये समस्या गैंगटॉक में भी है तो डूंगरपुर में भी है, इंदौर में भी है तो बेंगलुरु में भी है। तो हमको कहीं ना कहीं इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। निश्चित रूप से आपने जाना, निश्चित रूप से कि जो पूरी जीवन यात्रा के बारे में और जीवन यात्रा के साथ साथ आपने किस तरीके से कठिनाइयों को पहुंचकर आज उप महापौर पद पर पहुंचे हैं। परंतु जाते जाते एक प्रश्न जनता जानना चाहती है और जनता जानना चाहती है, ब्रजलता हाड़ा जी के महापौर बनने के बाद और आपको उप महापौर बनने के बाद क्या अजमेर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव आएगा क्या? अजमेर की भारतीय जनता पार्टी के बदलाव की कोई बात मुझे नजर आती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी संगठन ने अपने आप को प्रूव करके दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी के पिछले बोर्ड ने अपने विकास कामों के दम पे अपने आप को प्रूव करके दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी के जो दोनों विधायक है, अनिता बघेल व वासुदेव देवनानी, वो अपने आप को अपने कामों से
जनता का दिल जीते हुए हमारे सांसद भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे बदलाव जैसी कोई स्थिति नजर नहीं आती है। भारतीय जनता पार्टी संगठन जो है बहुत अच्छे से चल रहा है। संगठन के जो अधिकारी हैं, जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे जिले के पदाधिकारी, वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो बदलाव जैसी कोई बात नहीं है। हाँ, ये जरूर है ब्रजलता आड़ा जी जीती है, वो हमारे लिए बिल्कुल, क्योंकि एक हाउसवाइफ की तरह है, लेकिन उनके जो पति हैं डॉक्टर पीसी लाड़ा, वो उनको बहुत अच्छा अनुभव है। खुद 2 बार पार्षद रहे, यूआईटी के ट्रस्टी रहे, संगठन में भी विभिन्न पदों पे काम करते हुए जिलाध्यक्ष है। वो मंडल के अध्यक्ष, मंडल महामंत्री से शुरू हुए, मंडल अध्यक्ष, महामंत्री, अध्यक्ष, जिले के पदाधिकारी, महामंत्री, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष तक पहुंचे। और खुद भी महापौर का चुनाव लड़ चुके हैं। बहुत कम मतों से वो चुनाव हार गए थे 2010 के अंदर। तो उनको प्रशासनिक अनुभव भी है। तो और ब्रजलता आड़ा भी एक पढ़ी लिखी महिला है और सुलझी महिला है। धीरे धीरे वो भी जो भी महापौर का काम है, जो हमारे इससे पहले महापौर अनिता जी भी रही है, चेयरमैन रही है, वो भी बिल्कुल हाउसवाइफ थी, लेकिन आज उनसे वो एक पारंगत राजनीतिज्ञ है। वो चेयरमैन रहने के बाद 4 बार से लगातार विधायक है। तो ब्रजलता आड़ा जी भी क्योंकि इन कामों को कर पाएंगी और अच्छे से सीख पाएंगी, तो मुझे कोई राजनीतिक बदलाव जैसी स्थिति भी नजर नहीं आती है। और राजनीतिक बदलाव जो संगठन में जो सतत प्रक्रिया है विकास परिवर्तन की, वो तो एक रूटीन काम है, वो तो होते रहते हैं। फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के आगे कुछ और खबरें। एक बार फिर स्वागत है आपका स्वामी न्यूज में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। Headlines presented by Rasoi Family Restaurant. अजमेर में कांग्रेसियों ने मनाई किसान नेता राजेश पायलट की जयंती, तो पुष्कर में किसान रैली को लेकर हुई बैठक। गनेड़ा में हुआ जिला प्रमुख का भव्य स्वागत, ढोल नगाड़ों के साथ कार्यकर्ताओं का हुजूम। उप महापौर नीरज जैन ने दिए सवालों के जवाब, तो लाइव के माध्यम से स्वामी न्यूज ने बताया विकास कार्यों की धीमी गति से परेशान होती जनता। राशन डीलरों का जिला कलेक्ट्रेट पर सांकेतिक धरना, तो अध्यापक अभ्यर्थियों का आरपीएससी के सामने प्रदर्शन। स्मार्ट सिटी स्मार्ट प्रोजेक्ट का जायजा लिया जिला कलेक्टर ने, तो वहीं कचरे में मिले दस्तावेज। ब्यावर रोड दौराई के निकट बन रहे ओवरब्रिज की रफ्तार धीमी होने के कारण जानने के लिए स्वामी न्यूज की टीम ऑन द स्पॉट पहुंची। समस्याओं को लाइव दिखाया पत्रकार राजीव शर्मा ने। करें क्या, अब ये 2 महीने से इन्होंने खड्डा खोद दिया। खड्डा खोदने के बाद में ये इनकी ये कह रहे हैं कि भाई हमारे को समस्या ये आ रही है कि ये पाइपलाइन जो हमारी बीच में आ रही है वाटर बॉक्स वालों की, तो ये पाइपलाइन हटेगी नहीं जब तक हम काम नहीं कर पाएंगे। अब पीएचडी वाले आते हैं, वो देखते हैं, करते हैं, पर ये एक दूसरे पे डोल देते हैं, काम को यहाँ पर चल नहीं रहा है। अब 2 महीने से हम यहाँ पर परेशान हैं, सारे दुकानदार बेरोजगार बैठे हैं 2 महीने से। करे क्या, आदमी समझ में नहीं आ रहा किसके पास जावें, क्या बोले, किसको क्या बोले, पर कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। अब ये पीएचडी वाले आवे हैं यहाँ से पाइपलाइन को ये शिफ्ट करें, तो उसके बाद में ये ओवरब्रिज का काम ये करें। ठेकेदार को बोलते हैं, इनके आदमियों को, तो ये बोलते हैं कि भाई हमारा जब तक पाइपलाइन हटेगी नहीं तब तक हमारा काम स्टार्ट नहीं होगा। अब ये पाइपलाइन हटेगी, कौन हटाएगा, क्या हटाएगा, कोई मतलब इसका कोई वो नहीं है कहने वाला। अब 2 महीने पहले ये खड्डा खुदा था, जिस दिन ये खड्डा खुदा था उसके दूसरे दिन यहाँ पे एक हादसा भी हो गया है। एक शख्स की इसके अंदर मौत हुई है गिरने की वजह से। उसका तो ठेकेदारों ने जो भी मुआवजा दे दुआ के वो चलो मामला शांत हो गया, पर उसके बाद में जब से 10 का 10 ये काम 2 महीने से ऐसा कैसा पड़ा है। काम चल रहा है, ये पिछले 2 वर्ष से चल रहा है। इसमें ठेकेदार भी बदल चुका है। अभी हमने जानकारी ली थी तो ठेकेदार ने ये कहा था कि मेरे पास में ये काम 2020 से आया है। दुकानदारों से हमने बातचीत की, दुकानदारों ने अपनी समस्या बताई। वहीं प्रोजेक्ट अधिकारी हैं, उन्होंने कुछ देर पहले जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने ये कहा था कि पीएचडी डिपार्टमेंट की तरफ से सहयोग नहीं मिल रहा है, लेकिन बाद में जो उनके उच्च अधिकारी हैं उन्होंने हाथ का इशारा करके उन्हें मना कर दिया था। फिर भी जो भी बात है वो हम ये प्रशासन से मांग करते हैं। जो दुकानदारों ने बात कही है कि आप हमारे
चैनल के माध्यम से प्रशासन तक बात पहुंचाई जाए कि इस कार्य को जल्दी पूरा कराया जाए, जिससे किसी प्रकार की जनहानि नहीं हो सके। क्योंकि 1 महीने पहले एक व्यक्ति की मृत्यु, दर्दनाक मृत्यु हो गई थी। वो व्यक्ति 5-6 घंटे इसमें डूबा रहा, उसके शव को निकालने में 6 घंटे लग गए थे। फिर उसे मुआवजा दे करके उसके परिवार को राहत प्रदान की गई थी। मैं राजीव लोचन शर्मा, स्वामी न्यूज़, अजमेर। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016 में अभ्यर्थियों का 1 फरवरी से धरना लगातार जारी है। बुधवार को भी अभ्यर्थियों ने आरपीएससी के सामने धरना प्रदर्शन किया। अध्यापक अभ्यर्थी पवन शर्मा ने बताया कि बुधवार को धरने का 10वां दिन है, परंतु अभी तक आरपीएससी के अधिकारियों ने उनकी सुध नहीं ली है। उनकी मांग बस इतनी सी है कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016 की रिशफल और वेटिंग लिस्ट जल्द से जल्द जारी हो। फिर भी अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो सोमवार को अभ्यर्थी आरपीएससी के सामने भूख हड़ताल करेंगे। होश में आओ, आरपीएससी होश में आओ, आरपीएससी होश में आओ। वेटिंग रिशफल जारी करो, जारी करो, जारी करो। वेटिंग रिशफल जारी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। वेटिंग रिशफल जारी करो, वेटिंग जारी करो, वेटिंग रिशफल जारी करो, हमारी मांगे पूरी करो, जारी करो, जारी करो, वेटिंग रिशफल जारी करो। जी सर, हमारा जो मामला है सर वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 का मामला है और सर 10 दिन से हमारा धरना लगातार जारी है। हम आरपीएससी सचिव और अध्यक्ष साहब से एक बार हमारी मीटिंग उनसे हो चुकी है, लेकिन अभी तक हमें कोई उचित आश्वासन उनकी तरफ से नहीं दिया गया है। वो बार बार ये कहकर भर्ती को अटका रहे हैं कि हमारे पास इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ है, इसकी वजह से आपकी भर्ती अटकी हुई है और हम वेटिंग और रिशफल जारी नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कहा कि हम आपका परीक्षण करवा रहे हैं और जल्दी यदि आपके संबंध में ऐसा कुछ उचित प्रावधान होता है तो हम आपके लिए बेहतर से बेहतर करेंगे। तो सर हमारी मुख्य मांग ये है कि जैसे सामाजिक विषय का वेटिंग और रिशफल जारी हुआ है, उसी प्रकार से अन्य विषयों का वेटिंग और रिशफल जल्द से जल्द जारी किया जाए। सर बहुत से ऐसे बेरोजगार हैं जिनके लिए ये भर्ती अंतिम है और हमारे पास कुछ भी नहीं है सर, होने के लिए पाने के लिए बहुत कुछ है। तो हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द वेटिंग आरपीएससी जो है वेटिंग और रिशफल जारी करे और बेरोजगारों को राहत प्रदान करे। अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर राशन डीलरों ने जिला कलेक्ट्रेट पर सांकेतिक धरना दिया। राजस्थान राज्य अधिकृत राशन विक्रेता नियोजक संघ अजमेर के द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पर सांकेतिक धरना दिया गया। संगठन से जुड़े हुए शिवराज चौधरी ने बताया कि राशन विक्रेताओं का कमीशन बढ़ाया जाए, अन्यथा उनकी सैलरी फिक्स की जाए। साथ ही उनका कहना है कि कोरोना काल में राशन डीलरों ने अपनी जान पर खेलकर सरकार का सहयोग व राशन का वितरण किया है। उन्हें भी कोरोना वॉरियर्स मानकर टीकाकरण में शामिल किया जाए। साथ ही जिन राशन डीलरों की इस दौरान मृत्यु हो गई है, उनके परिजनों को अनुकंपा नौकरी और मुआवजा दिया जाए। पूरे प्रदेश में आज सांकेतिक धरने का कार्यक्रम है प्रदेश संगठन के आह्वान पर, और इसमें मुख्य रूप से तो हमारी 4 मांग लेके हम आए हैं। उसमें एक तो कमीशन या वेतन सरकार सुनिश्चित करे, कमीशन बढ़ाए, लगभग 30,000 के महीना हमारी आमदनी होनी चाहिए, या मासिक वेतन निश्चित करें। इसके लिए हम क्या कि रेगुलर कम से कम 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं। समय समय पर सरकार को चेताते हैं ज्ञापनों के माध्यम से, धरने प्रदर्शन के माध्यम से, लेकिन जो भी सरकार आई उसने राशन विक्रेता तरफ अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया। अब हमें मजबूर होना पड़ रहा है। आज हमारे सामने बहुत बड़ी व्यवस्था हो गई कि इस महंगाई के ज़माने में हम खर्चा कैसे चलाएं। सरकार ने रोज़ नई नई योजना लाती है। दुकान में सामान है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, आपको दुकान खोलनी है, नहीं तो दुकान सस्पेंड हो जाएगी। अब एक आदमी जो 30 दिन ये कार्य कर रहा है, उसके बदले में उसको पारिश्रमिक तो मिलना चाहिए ना। इस बात को लेकर हम यहाँ धरने पे बैठे हैं। हमने 15 दिन पहले भी कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था, आज भी देंगे। जिले पूरे प्रदेश के जितने भी विधायकगण हैं, सांसद महोदय हैं, और भी जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत स्तर पे हैं, सब लोगों ने हमारी पैरवी की है। माननीय मुख्यमंत्री जी को सबने अपने वो सिफारिश भेजी है कि भाई प्रदेश के जो राशन विक्रेताओं की ये मांग है, यह बिल्कुल वाजिब मांग है, इस पर सरकार ध्यान देवे, और सबने हमारे समर्थन किया है। तो हम इसी बात को लेके आज यहाँ धरने पे बैठे हैं, और अगर सरकार इसके बाद भी नहीं सुनेगी तो हम मार्च में बजट सत्र से पहले हमारे पूरे सिस्टम को जो ये कार्य कर रहे हैं हम इसका बहिष्कार कर देंगे। और दूसरी जो हमारी मांग है यह है कि कोरोना काल में जो हमारे भाइयों ने सेवाएँ दी थी, जब लोग घरों में कैद थे, जब लॉकडाउन लगा हुआ था, उसमें डोर टू डोर घर घर जाके
अन्न वितरण का कार्य किया, उससे कई लोग हमारे जो साथी वो संक्रमित हो गए कोरोना से, उनकी मौत हो गई। बाकी जो डिपार्टमेंट है उनको तो उन्होंने कोरोना युद्ध के रूप में मान के उनको पैकेज दिया, हमारे भाइयों को कोई आर्थिक सहायता सरकार ने नहीं दी। तो हम आपके माध्यम से और जिला कलेक्टर साहब के माध्यम से सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो भी भाई हमारे कोरोना से पीड़ित होकर जिनकी अकाल मृत्यु हो गई है, उनको तुरंत सरकार आर्थिक सहायता मुहैया कराए और बदले में उनकी जगह उनके परिवार के किसी भी सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। उसमें जो प्रावधान है शिक्षा का और उम्र का, उसमें थोड़ी शिथिलता दी जाए। तीसरी जो हमारी मांग है वो ये है कि जो हमारे जो ये ट्रांसपोर्टेशन का जो काम होता है, हमारे जो सामग्री हमारी दुकान तक पहुंचती है, एफसीआई से लेकर नीचे 2-3 ऐसी कड़ियाँ हैं, तो ये पहुंचते इसमें फिर हम डिटेल में इसको वहाँ जो वितरण करते हैं उसमें हमारे 2 किलो प्रति क्विंटल की चीज़ें जाती है। पहले सरकार चीज़ें देती थी, अब उसको बंद कर दी। तो उसके बारे में पुनः मांग कर रहे हैं कि भाई वो जो 2 रुपये किलो का जो नुकसान हो रहा है प्रति क्विंटल, वो हमारी जेब से लग रहा है। जिला कलेक्टर ने स्मार्ट सिटी कार्यों का निरीक्षण किया। निगम आयुक्त सहित स्मार्ट सिटी काउंसिल के अधिकारी भी इस मौके पर उनके साथ रहे। अजमेर जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने स्मार्ट सिटी के तहत हो रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उनके साथ नगर निगम आयुक्त कुशाल यादव, स्मार्ट सिटी काउंसिल के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर काम में तेजी लाने के लिए दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए। अजमेर के दरगाह क्षेत्र में पुलिस को सैकड़ों की संख्या में कचरे के डब्बे में दस्तावेज पड़े मिले। इनमें से किसी का कोई पैन कार्ड है तो किसी का आधार कार्ड। दरगाह क्षेत्र में जायरीनों व अन्य लोगों की जेब तराशी के बाद शातिर चोर इन दस्तावेजों को कचरे में फेंक देते हैं। पुलिस ने सभी दस्तावेजों को बरामद कर अपने पास रख लिए हैं, जिसके बाद जिन लोगों के ये दस्तावेज हैं उनसे संपर्क कर उन्हें लौटाया जाएगा। गौरतलब है कि दरगाह क्षेत्र में आए दिन जेब तराशी की घटनाएं सामने आती रहती हैं। इसके बाद शातिर चोर पर्स में पैसे निकालते हुए इन दस्तावेजों को इधर उधर फेंक देते हैं। हर साल उर्स के दौरान जेब तराशी की ये घटनाएं बढ़ जाती हैं। फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के आगे कुछ और खबरें। एक बार फिर स्वागत है आपका स्वामी न्यूज में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। Headlines presented by Rasoi Family Restaurant. अजमेर में कांग्रेसियों ने मनाई किसान नेता राजेश पायलट की जयंती, तो पुष्कर में किसान रैली को लेकर हुई बैठक। गनेड़ा में हुआ जिला प्रमुख का भव्य स्वागत, ढोल नगाड़ों के साथ कार्यकर्ताओं का हुजूम। उप महापौर नीरज जैन ने दिए सवालों के जवाब, तो लाइव के माध्यम से स्वामी न्यूज ने बताया विकास कार्यों की धीमी गति से परेशान होती जनता। राशन डीलरों का जिला कलेक्ट्रेट पर सांकेतिक धरना, तो अध्यापक अभ्यर्थियों का आरपीएससी के सामने प्रदर्शन। स्मार्ट सिटी स्मार्ट प्रोजेक्ट का जायजा लिया जिला कलेक्टर ने, तो वहीं कचरे में मिले दस्तावेज। अजमेर में चोरों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। आए दिन चोरी और लूट की वारदातें सामने आ रही है। बीती रात एक नाकाम लूट की कोशिश अंजाम दी गई। दरगाह इलाके की संपर्क सड़क पर बीती रात कुछ लुटेरों ने अंधेरे का फायदा उठाते हुए सड़क किनारे खड़ी स्कूटी को नुकसान पहुंचाने और स्कूटी का सामान निकालने की नीयत से वारदात अंजाम देने की कोशिश की। हालांकि लुटेरे कुछ कर पाते उससे पहले इलाके के लोग वहां पहुंच गए, तो लुटेरे उन्हें देखकर भागने लगे। इस घटना की जानकारी दरगाह थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया और वहां लुटेरों द्वारा छोड़ी गई मोटरसाइकिल और लूट की वारदात में इस्तेमाल किए हुए सामान को कब्जे में लिया। आपको बता दें कि इन्हीं 2 दिनों के बीच
इलाके में पहले एक शराब की दुकान में चोरी हो चुकी है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। मैंने यहाँ पर आया था, मैं दुकान बंद करके आया हूँ तो देखा 2 छोरा यहाँ पर आए और गाड़ी तोड़-फोड़ कर रहे थे। सामान लेने में क्या कर रहे हो इन लोगों ने, तो डर के मारे उन्होंने भाग गया। तो मैंने पकड़ने की कोशिश करा तो हाथ छोड़ के भाग गया उन्होंने। फिर बाद में कहा कि एक जनों पकड़ के भी मारा भी मैंने, कभी पहली बार मैंने आया हूँ और तो फिर हाथ में हाथ सरका के निकल गया उन्होंने। क्या क्या सामान था? सामान के पास ये पाइप थे और एक बोतल थे और मिसिंग का एक औजार थे, तो उन्होंने मैं छीन के रख लिया और गाड़ी के चाबी भी छीन के रख लिया मैंने। क्या कोशिश कर रहे थे वो लोग? वो पीछे से हथियार लेके वो चाराचरी कर रहा था। इसके सामान वामान निकालने की कोशिश कर रहा था? हाँ, कोशिश कर रहा था। जो मेरे को देखो हक्का बक्का हो गया तो डर गया उन्होंने, तो गाड़ी भी छोड़ के चला गया। किस तरह की यहाँ पर परेशानी किस तरह की है? कि परेशानी हो रहा है भाई, यहाँ पर लाइट नहीं है। यहाँ पर लाइट बिना तो अपने तो बस गाड़ी यहाँ पर खड़ा रखते हैं। लाइट बिना अंदर में तो कोई भी चीज़ चुरा के लेके सकते। अभी क्या हुआ यहाँ पर? अभी तो यहाँ पर नहीं, अभी 2 दिन पहले तो यहाँ पर चोरी, ठेका में चोरी हो गया था। तोड़ के सब चुरा के लेके चला गया। अब कोई देखने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है यहाँ पर। अभी लाइट होगा तो कोई देखे, लाइट भी नहीं, अंधेरा हो रहा है। तबीजी गांव के बाशिंदे पशु चिकित्सक और चारागाह भूमि पर गौशाला बनाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर से मिले और उन्हें ज्ञापन सौंपा। अजमेर किसान सेना प्रमुख भंवरलाल सोनी ने बताया कि तबीजी गांव में जो पशु चिकित्सक लगाए गए हैं वह समय पर नहीं मिलते हैं, न ही किसी तरह की पशु चिकित्सा व्यवस्था गांव में उपलब्ध है। इसलिए नए पशु चिकित्सक को लगाया जाए। साथ ही उनकी दूसरी मांग यह है कि तबीजी गैस प्लांट के पास जो चरागाह भूमि है उस पर गौशाला का निर्माण हो, जिससे आवारा पशुओं के लिए चारे पानी की व्यवस्था की जा सके। हाँ जी, आज हम तबीजी के किसान हमारी 2 समस्या लेके यहाँ पहुँचे हैं जिला कलेक्टर के पास कि एक गांव में जो जानवरों का डॉक्टर दैया जी हैं वो समय पे नहीं मिलते हैं, ना कंपाउंडर मिलते हैं। तो हमारे जानवरों को जो परेशानी होती है बीमारी में, उससे हम निजात पाना चाहते हैं कि वहाँ से दूसरी व्यवस्था करें, दूसरे डॉक्टर को लगाया जाए। दूसरी हमारी मेन समस्या है, गाँव में गायें जो गौ माता कहते हैं, बछड़े और सांड यूँ ही घूमते रहते हैं और हमारे गांव की सभी किसानों की फसलों को नष्ट करते हैं। तो उन फसलों को बचाने के लिए हम सभी ग्रामवासियों ने ये सोचा आज कि जिला कलेक्टर से बात करके ज्ञापन दें और गैस प्लांट के पास जो हमारी चरागाह भूमि पड़ी है उसके तारबंदी करके उसमें रात में गाय बछड़े और जो हमारे सांड हैं उनको रखेंगे, उनकी चारे की व्यवस्था ग्रामीण करेंगे हम बाद में। और चढ़ने के लिए जो हमारी गाँव की जो चरागाह भूमि है उस पर गाँव के जानवर और ये जो गौशाला में रहेंगे ये दिन में चरेंगे। तो इसलिए आज कलेक्टर महोदय से हम सभी ग्रामवासी आके ये मांग कर रहे हैं कि ये हमें इजाज़त दे। और जब जिला कलेक्टर हमें देखेंगे कि भाई ग्रामवासी इस गौशाला को अच्छे चला रहे हैं तो जो भी सहायता ये हमें सरकार द्वारा दिलाएंगे वो हमें मंजूर होगी। कॉलेज के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति को पुनः आरंभ करने की मांग को लेकर एबीपी के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। एबीपी नगर महामंत्री विकास गौरा ने बताया कि कुछ दिन पूर्व कॉलेज आयुक्त द्वारा एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें वर्तमान सत्र के सभी छात्रों को मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति से वंचित रखा गया, जो कि छात्रों के साथ अन्यायपूर्ण है, क्योंकि सरकार ने छात्रों को प्रमोट कर दिया है, जिस वजह से छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही है। एबीपी ने कॉलेज के प्राचार्य के माध्यम से कॉलेज आयुक्त व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें छात्रवृत्ति को तत्काल प्रभाव से पुनः आरंभ करने की मांग की गई। इसी विषय में मंगलवार को एनएसयूआई द्वारा भी कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन दिया गया था। आज हमने जो मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को सालाना 5,000 रुपये छात्रवृत्ति दी जाती है, तो सरकार ने एक आदेश तुगलकी फरमान जारी करके ये कह दिया है कि इस बार प्रमोट कर दिया, विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं देंगे। सरकार ने जब प्रमोट किया विद्यार्थी परिषद ने मांग की थी कि इंटरनल असाइनमेंट या अंक तालिका के आधार पर पिछले बेसिस के आधार पर विद्यार्थियों को अंक दिए जाए, जिससे उनके क्राइटेरिया निश्चित हो। पर अपने छात्र संगठन एनएसयूआई को खुश करने के लिए उन्होंने बच्चों को प्रमोट कर दिया और अब उस पर सही से होमवर्क नहीं किया। इसकी समस्या ये आ रही है कि आज विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के ये कह के कि प्रमोट हो गया, किस बेस पे हम छात्रवृत्ति दे, ये कह के अपना पल्ला झाड़ने के प्रयास करिए। पर विद्यार्थी परिषद छात्र हितों के लिए लड़ रहा है और विद्यार्थी परिषद हर एक विद्यार्थी को छात्रवृत्ति दिलाएगा। जब 5,000 रुपये सालाना छात्रवृत्ति जो दी जाती है, आज हमने प्राचार्य को ज्ञापन सौंप के अवगत कराया कि कॉलेज आयुक्तालय और मुख्यमंत्री को आप लेटर लिख के विद्यार्थियों की मांग को बताए, अन्यथा अगर इस मांग को उठाया नहीं
नहीं गया, जल्द से जल्द पूरा नहीं किया गया तो विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश में छात्र हितों के लिए, उनकी छात्रवृत्ति के लिए उग्र आंदोलन करेगी। लॉयंस क्लब द्वारा कपड़े के थैलों का वितरण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। साथ ही प्लास्टिक का उपयोग न करने की आम जनता से अपील की गई। लॉयंस क्लब अजमेर पृथ्वीराज द्वारा पर्यावरण संरक्षण अभियान के तहत बुधवार को विभिन्न कार्यक्रम आयोजन किए गए। प्रांतीय विशेष सचिव राजेंद्र गांधी ने बताया कि प्रांतपाल लायन संजय भंडारी के आदेशानुसार लायन क्लब के संस्थापक मेलविन जोन्स के जन्मदिन के अवसर पर सेवा सप्ताह के तहत तीसरे दिन विभिन्न बाजारों में कपड़े के थैलों का वितरण किया गया। इस अवसर पर वैशाली नगर, नया बाजार, दरगाह क्षेत्र, लक्ष्मी चौक आदि क्षेत्रों में आमजन को पर्यावरण संरक्षण के बारे में समझाया गया। राहगीरों व दुकानदारों को प्लास्टिक थैलियों का उपयोग न करने और कचरा न फैलाने, कपड़े के थैले का इस्तेमाल अधिक से अधिक करने के लिए समझाया गया। थैले वितरित किए जो कि कपड़े के थैले हैं और आमजन को प्लास्टिक के उपयोग से रोकने के लिए आज हमने ये थैले वितरित किए। हमारे प्रांतपाल लायन संजय जी भंडारी के निर्देशानुसार हमने पर्यावरण की रक्षा के लिए आज ये थैले वितरित किए गए, जो कि प्रांतीय कार्यक्रम के तहत किया गया। इसका उद्देश्य यही है कि वातावरण शुद्ध रहे, प्लास्टिक का उपयोग कम से कम हो और लोग अपने घरेलू काम में, बाजार जाने में और इनके कपड़ों का, थैलों का उपयोग करें ताकि प्रदूषण न हो। इसी उद्देश्य को लेकर आज हमने थैले वितरित किए। सीआरपीएफ के 4 बटालियनों का ग्रुप केंद्र प्रथम में बैडमिंटन प्रतियोगिता का आरंभ हुआ। इस अवसर पर बैंड वादकों ने एक रंगारंग प्रस्तुति भी दी। सीआरपीएफ ग्रुप 1 और 2 रैपिड एक्शन फोर्स की 2 बटालियनों के बीच बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ GC1 में किया गया। इस अवसर पर सभी टीमों ने मार्च पास्ट किया। वहीं विशेष तौर पर सीआरपीएफ के बैंड ने एक रंगारंग प्रस्तुति दी। इस प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ियों का सीआरपीएफ की टीम में चयन किया जाएगा, जो राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के राजस्थान सेक्टर के अंतर्गत आने वाले दोनों ग्रुप सेंटर GC1, GC2 सीआरपीएफ अजमेर, हमारी रैपिड एक्शन फोर्स की 83 बटालियन जो जयपुर में स्थित है तथा हमारी एक बटालियन नायला में जो स्थित है, इन सभी चारों इंस्टीट्यूशंस की जो बैडमिंटन की प्रतियोगिता है उसका आज आयोजन किया गया है। इनमें से हम एक टीम सेलेक्ट करेंगे जो कि जाके हमारे सेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी, जो कि बाकी सेक्टर के आने वाली टीम्स जो हैं उनके साथ खेलेंगी, और जो बेस्ट टीम होगी, जो बेस्ट प्लेयर होंगे, उन्हें सीआरपीएफ की टीम में सेलेक्ट किया जाए। तो ट्रेनिंग दी है, बटालियन में भी इनको पहले ट्रेनिंग दी गई है, और कुछ एक प्लेयर तो हमारे सेक्टर लेवल के प्लेयर हैं जो वास्तव में बहुत अच्छे प्लेयर हैं। मैं इन सभी प्लेयर्स को शुभकामनाएं देता हूं और मैं आशा करता हूं कि हमारी जो टीम है, हमारी जो राजस्थान सेक्टर की जो टीम है, वो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को रिप्रेजेंट करेगी तथा हमारी फोर्स की जो टीम है वो सबसे आगे रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पुष्कर के मालियान मंदिर में 7 दिन से चल रही भागवत कथा यात्रा का कल शोभा यात्रा के साथ समापन हो गया। इस मौके पर पुष्कर कस्बे में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों भक्तगण शामिल हुए और शाम को भगवान के भोग लगाकर हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद वितरित किया गया और भगवान से प्रार्थना की गई जल्द से जल्द कोरोना रूपी इस आपदा की विदाई हो। पुष्कर से नागर सीताराम पारा स्वामी। कथा के अंतिम दिन भगवान द्वारकाधीश और सुदामा की कथा का श्रवण कथा व्यास जी पवन कुमार राजौरिया द्वारा कराया गया। इसके साथ ही अजमेर से पधारी रोशन एंड पार्टी द्वारा कृष्ण की मनोरम झांकी प्रस्तुत की गई। कथा के अंतिम दिन कृष्ण के प्रेम पथ में ऐसी अविरल धारा बही कि श्रोताओं की आंखों से परमात्मा के प्रति आशु स्वरूप स्नेह टपकने लगा। पवन कुमार राजौरिया ने कहा कि राष्ट्र की चेतना को जागृत रखने के लिए धर्म स्तंभ सशक्त बनाए रखना हम सभी का सामूहिक दायित्व है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वामी न्यूज।